हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री बेसिक्स। तो होता क्या है, हम लोग जब क्लास 9 टू 10th में मूव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, एक्चुअल में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्लास 10th में। ठीक है, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लास 9th में जब आप मूव करते रहते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे एटम्स के बारे में। जब आप फंडामेंटली चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसे बच्चों के लिए जो कि क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं और उन्हें कुछ एडवांस पढ़ना है, कुछ बेसिक्स कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इंजॉय कीजिएगा गाइस इस सेशन को। तो बहुत अच्छे से मैं बहुत कहानी की तरह समझाने वाला हूँ आप लोगों को। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। इसके नोट्स मैं नहीं देने वाला हूँ आप लोगों को। मतलब मैं ऑब्वियसली बोर्ड पे सिर्फ ड्राइंग बना के समझाऊंगा जो चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोगों को मुझे कमेंट में 3 कमेंट आएंगे कि इसके नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो मैं दे दूंगा विथ माइंड मैप्स। और अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ एडवांस लेवल चीज़ें बताऊंगा। मैं बताऊंगा नहीं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्लास 9th में हम लोग क्या क्या पढ़ के आए, मतलब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 10th में। तो सबसे पहले मैटर का हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। गाइज मैं जिंदगी में पहली बार लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, तो अगर थोड़ी सी गंदी राइटिंग हो तो मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग को मेरे आवाज से तो समझ में आ ही रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मतलब अगर आप बोर्ड पे नहीं भी फोकस किया तो समझ में आ जाए। बस जो मैं ड्रॉ करूंगा उस चीज पे फोकस कीजिएगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। 3 और स्टेट्स होते हैं मैटर के, तो जिसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा और फेर्मियोनिक कंडेंसेट, ये 3 और होते हैं। मुझे अभी तक मैं 6 के ही बारे में पता, हो सकता है और निकला हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये 3 ही मोस्टली पढ़ना होता है। एक प्लाज्मा पढ़ना होता है शायद से क्लास 9th में, आप लोग का नया ऐड हुआ होगा 9th के लिए। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम लोग बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, जो कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे हम लोग। तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन में एक हो जाता है प्योर। थोड़ा सा गाइस राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ठीक लिखने की, लेकिन मैं पहली बार व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। और एक होता है इम्प्योर। ठीक है, ये होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक प्योर मैटर होता है, एक इम्प्योर मैटर होता है। मैं इसे इतनी जल्दी जल्दी क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मतलब बहुत ही डिटेल्ड वे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को, मतलब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनको भी समझ में आए। होता क्या है, मैटर जो होता है ना, आप आसपास में जो कुछ भी देखते हैं ना, वो सब कुछ 99% चीजें मैटर होती है। कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे एनर्जी हो जाता है, फिर एनर्जी को आप देख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता एनर्जी दिखती है। ठीक है, अब कुछ एनर्जी नहीं दिखती है, कुछ एनर्जी दिखती है। ठीक है, जैसे लाइट एनर्जी दिखती है। ठीक है, तो मैटर कुछ भी होता है, लेकिन एनर्जी वगैरह को छोड़ के, मतलब कोई भी फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के और एनर्जी को छोड़ के, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है, और एंटी मैटर को भी छोड़ के बाकी सारी चीजें मैटर होती है। मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है। जैसे कि हम लोग का बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, तो सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। वैसे ही मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, हालांकि सेल्स भी एटम से ही बने होता है। मतलब जितनी भी चीजें मैटर है सब कुछ एटम से बना होता है। फंडामेंटल वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने नॉर्मल आंखों से। तो होता क्या है कि हम लोग का माइंड उसको एज अ परसीव करता है, और मतलब वो बहुत सारे एटम्स को ना ऐसे रब करके एकदम स्मूथ सरफेस दिखाता है हम लोग को। ठीक है, जैसे बहुत सारे एटम्स हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, तो वो ना हम लोग का माइंड क्या करेगा कि ये ऐसा नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं दिखाएगा, ये इसको रब करके एकदम स्मूथ सरफेस दिखाएगा। तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड एटम्स का बना हुआ, लेकिन हम लोग को इसका एटम्स नेकेड आइज से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का माइंड उसको नहीं देख सकता है। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। प्योर, अब देखो सबसे पहले हम लोग इम्प्योर में आते हैं। अब इम्प्योर मैटर में 2 चीजें आती है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे यूज करके ही पढ़ाने का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को बोल के ही समझा दूं। अब इम्प्योर मैटर में 2 चीजें आती है। पहली चीज होती क्या है, वेट गाइस एक सेकेंड, मैंने एक्चुअली ना नोट्स बना रखे हैं, मैंने खुद ही बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से पढ़ाऊँ आप लोगों को, ताकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दूं या फिर कुछ कम ना पढ़ा दूं आप लोगों को। मतलब मैं जितना सोच के आया कि इतना ही आप लोगों को आना चाहिए इस समय, उतना ही मैं बताने वाला हूँ।
एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इम्प्योर मैटर को सबसे पहले तो हम लोग मिक्सचर ही बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर मैटर को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इम्प्योर मैटर दो प्रकार का होता है, तो एक होता है होमो, एक होता है हेटेरो, ठीक है। इसे हेटेरो और होमो नहीं बोलते, आप लोग होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलिएगा। होमोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब होमो में होता है कि जो भी सॉल्यूशंस होता है ना, मतलब अब जैसे देखिए, अगर हम लोग एक पानी एक बीकर लेते हैं, एक सेकेंड गाइस, सीधी लाइन नहीं बन रही मुझसे आज। एक बीकर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें पानी भर देते हैं, अगर हम लोग बहुत सारा पानी भर देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसमें हम लोग ऊपर से चीनी डालते हैं, ठीक है, और इसे अच्छे से चलाते हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं, तो क्या वो चीनी डिसअपियर हो जाता है? हाँ, तो जब वो चीनी डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि पूरे पानी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब पूरे पानी में हर जगह पे वो बराबर मात्रा में है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। इन रियलिटी कभी भी 100% सोल्यूशन नहीं हो सकता है, कोई भी चीज 100% श्योरिटी हम लोग को कभी नहीं मिल सकती है कि वो हर जगह पे सिमिलर अमाउंट में होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि 99% तो प्रिसाइज होंगे ही हम लोग, कि हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ शुगर होगा, ठीक है। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अगर बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम लोग बच्चे होते थे, जब मतलब मैं नहीं, जब अमीर लोग होते हैं वो जब बच्चे होते हैं, तो वो लोग को ना एक पिन बॉल नाम का, मतलब एक होता था, वो लोग का स्विमिंग पूल होता था, बहुत सारे बॉल्स, कलरफुल बॉल से बना हुआ होता था। तो मान लीजिए वैसा ही एक स्विमिंग पूल है, और उसमें मैंने बहुत सारे रेड बॉल्स डाल दिए, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब मान लीजिए मैंने 12 रेड बॉल्स डाल दिए, 4 और डाल देते हैं, मान लीजिए मैंने 16 रेड बॉल्स डाले हैं, ठीक है। तो अभी ये एक तरह से एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी अदर चीज नहीं है। प्योर मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं जिसमें कोई और इंप्योरिटीज नहीं हो, ठीक है, मतलब वो एक सिंगल सब्सटेंस हो, ठीक है। तो अब अभी ये प्योर सब्सटेंस है। अब मान लीजिए हम लोग इसमें से कुछ कुछ चीजें हटाते हैं, जैसे कि यहां पर से ये वाला बॉल हटाते हैं, यहां पर से ये वाला बॉल हटाते हैं, ठीक है, और यहां पे डाल देते हैं, एक सेकेंड, यहां पे डाल देते हैं 2 ब्लू बॉल, ठीक है, ये ब्लू है, ठीक है, समझ जाइएगा, ये दोनों ब्लू बॉल्स है। तो अब ये एक इम्प्योर सब्सटेंस हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसमें मतलब हम लोग चाहते हैं कि इसको होमोजीनस बनाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी ये डाल देंगे ब्लू बॉल, ठीक है, यहां पे भी ब्लू बॉल डाल देंगे। अब क्या होगा, अभी एक होमोजीनस मिक्सचर है। अब अगर हम लोग ये क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, और इसमें हाथ डालेंगे, तो हम लोग को पता है कि इसी जगह पे ब्लू बॉल होगा, ठीक है। यहां इस क्रॉस सेक्शन में इस जगह पे ब्लू बॉल है, इस क्रॉस सेक्शन में इस जगह पे ब्लू बॉल है, वैसे इस क्रॉस सेक्शन में भी इस जगह पे ब्लू बॉल है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग इस क्रॉस सेक्शन में हाथ डालेंगे तो एक ब्लू बॉल और 3 ये वाले बॉल्स मिलेंगे, ठीक है। हम लोग को श्योरिटी है कि कहां पे हाथ डालेंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर हम लोग मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर जगह पे वो ब्लू बॉल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, अगर एक बीच में भी देते तो भी वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता। अब मान लीजिए वही सेम बॉल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये वाला अच्छे से नहीं बना, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें एक जगह पे ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल और ब्लू बॉल ऐसे डाल देते हैं, क्या ये एक होमोजीनस मिक्सचर है? नहीं है ये एक होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि कहीं पे भी आपको ऐसा ये सुंदर सा पैटर्न नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। ये हेटेरोजीनस मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे ब्लू बॉल्स है और दूसरी जगहों पे नहीं है, बहुत कम है। तो जब कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, एक सेकेंड, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, हाँ, जब कोई भी सॉल्यूशन में चीजें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। जब कोई भी चीज में चीजें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी तो उसे हम लोग हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब होमोजीनस में सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, मैं सब नहीं बताने वाला हूं, आप लोग पढ़ के आए हैं। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड और सॉलिड का होता है तो वो लोग गलत हो, एयर एयर का होता है, सॉलिड सॉलिड का होता है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, लिक्विड लिक्विड के भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब हेटेरोजीनस में दो होता है ना, एक सेकंड गाइस, मैंने लिख के लाया हूं लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दूं। सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है गाइस। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं
किसी और का छाप रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे खुद के नोट्स है, आप लोग ये देख लो, मेरे खुद के नोट्स है, मैंने खुद ही बैठ के बनाया है। तो एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलॉइड। थोड़ा राइटिंग मतलब थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, बस उतनी ही काफी है, ये चीज आप पढ़ के आए, नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इम्प्योर का क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस में सोल्यूशन, हेटेरोजीनियस सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ठीक है। अब मैं सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, ये नहीं बताने वाला हूँ, सोल्यूशंस क्या होता है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये सब आप पढ़ के आए थे, और इसकी उतनी कुछ खास अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। आप प्योर पे चलते हैं हम लोग। प्योर में भी दो ही क्लासिफिकेशंस होते हैं, वेट एक सेकेंड, हाँ, तो प्योर में दो होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कंपाउंड भी तो मोर देन वन ये चीजों से बना होता है, तो हम लोग उसको इम्प्योर में क्यों नहीं काउंट करते हैं। इम्प्योर में हम लोग वैसे ये चीजों को काउंट करते हैं जो कि एक से अधिक चीजों से बने हुए हो, ठीक है, मिक्सचर से बने हुए हो, और वो फिजिकली बॉन्डेड हो, ठीक है। यहां पे जो कंपाउंड शब्द आता है वो दो या दो से अधिक चीजों को केमिकली बाउंड करता है, ठीक है, केमिकली बाउंडेड चीज है। केमिकल फोर्सेस फिजिकल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं एक ओवरव्यू आप लोग को अभी भी दे दूंगा, जब मैं आगे कुछ चीजें पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग को ओवरव्यू दे दूंगा वैन डर वाल फोर्सेस वगैरह के बारे में, ठीक है। यहां पे एक्चुअली क्या होता है, वैन डर वाल फोर्सेस काम कर रही होती है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण ये सारे मतलब एक साथ रहते, तो इसको हम लोग इम्प्योर बोलेंगे। यहाँ पे वैन डर वाल नहीं होता, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। अगर आप लोग को जो मैंने अभी बोला नहीं समझ में आया, भूल जाइए मैंने कुछ भी बोला, बस इतनी चीजें याद रखिए, कंपाउंड प्योर में आता है और इम्प्योर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल फोर्सेस से बाउंडेड रहता है एक दूसरे से, और ये फिजिकल फोर्सेस से बाउंडेड रहता है, ठीक है। ये केमिकल चीजों है, ये फिजिकल चीजों में आता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। हालांकि मैं ये बाद में बता दूंगा इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब एलिमेंट्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, वेट, हाँ, तो अगर हम लोग अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखें तो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 तरह के, 1 2 3 4। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। स्पेलिंग में मत जाइएगा गाइस, मैं कोशिश तो करूंगा कि सही स्पेलिंग लिखूं, लेकिन मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो आप लोग स्पेलिंग मिला ही लीजिएगा। और एक होता है नोबल गैस, ठीक है। तो होता क्या है, जिन लोगों के क्लास 8 में था ये, मतलब क्लास 8 में था ये चीजें, ये चीज थी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, लेकिन क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से शायद से ये डिलीट हो चुका था, तो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। जिन लोगों ने डिलीटेड सिलेबस पढ़ा उन्हें पता होगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसके आगे भी और अभी भी, ठीक है। कंपाउंड्स में आता है, पहले मैं लिख देता हूं सारी चीजें, उसके बाद मैं समझा दूंगा आप लोगों को। कंपाउंड्स में आता है, जैसे कंपाउंड्स में बहुत सारे प्रकार तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि एक हो जाता है एसिडिटी के बेसिस पे, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिस पे होता है एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ना गाइज मैं जो लिख रहा हूं? वेट अ सेकेंड गाइज, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों को दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं। वेट गाइज, हाँ, जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोगों को दिख रहा है, डोंट वरी। हाँ, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट आता है एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिस पे। फिर एक आता है कि बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये चीजें मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग को स्पेलिंग पे और राइटिंग पे मत जाइए, आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दो वर्ड्स याद रखिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी तरह की क्लासिफिकेशंस होती है, जैसे ये कॉम्पोजिशन पे बेस्ड था, ये एसिडिटी बेसिसिटी पे बेस्ड था। और भी होता है जैसे फिजिकल स्टेट्स पे बेस्ड होता है, जैसे सॉलिड कंपाउंड, लिक्विड कंपाउंड, गैसियस कंपाउंड। लेकिन अभी आप लोग बस इतने पे ध्यान दीजिए, कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे ज्यादा नहीं जाना है, आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है, एसिड, बेस, सॉल्ट।
और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 10th में, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। अब एक काम करते हैं, ये बता देता हूं मैं आप लोग को, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैस। होता क्या है कि वैसे आप लोग को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पता ना कि ये क्या होता है। एलिमेंट वो प्योर चीज होता है जो कि सबसे प्योर होता है, मतलब कि उसको, वो सबसे छोटी इकाई जिसको आप केमिकल फोर्सेस से भी नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड को भी आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ सकते हैं केमिकल फोर्सेस से, ठीक है। जैसे इम्प्योर सब्सटेंस को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में फिजिकल फोर्सेस से तोड़ पाते थे, अगर आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा होगा तो। वैसे ही कंपाउंड को केमिकल फोर्सेस से हम लोग उसके उसमें तोड़ सकते हैं, सब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसमें भी हम वाटर एक कंपाउंड होता है, उसको हम लोग केमिकल फोर्सेस से तोड़ देते हैं। लेकिन एलिमेंट को हम लोग केमिकल फोर्सेस से भी नहीं तोड़ सकते, वो इतना फंडामेंटल होता है कि इसकी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग केमिकल फोर्सेस से नहीं तोड़ सकते हैं। अभी के लिए इसको आप लोग नहीं तोड़ सकते, ये मान के चलिए। बाकी एलिमेंट्स भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो न्यूक्लियर फोर्सेस से टूटता है, ठीक है। इस बात पे आप लोग को बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल भूल जाइए, आप लोगों को समझना भी नहीं है, मैं बस बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, मेटल्स वैसे चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि किसी भी रिएक्शन में, छोड़िए हटाइए, आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं ना एक लाइन से ना सब समझा दूंगा आप लोगों को। गुड, बस इतना याद रखिए, ये जो चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाई है, ये चीज मैं, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैस, ये मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, ठीक है। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं समझाया, मैं एक बार समझा दूंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आपको अच्छे से बाकी चीजें समझ में आएंगी। अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स तो आप लोगों को पता है, एसिड एसिडिक होता है, सॉर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेस बिटर होता है, ये स्लिपरी होता है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट होता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखें तो वैसी चीजें जिनको हम लोग पहले मानते थे कि ये चीजें सिर्फ नेचर के थ्रू बनाई जा सकती है, वैसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ नेचर से मिलते हैं, हम लोग पहले ऐसा सोचते थे, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखते थे। और वैसे कंपाउंड्स जो कि हम लोग लैब में बना सकते थे, उनको इनऑर्गेनिक में रखते थे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये डेफिनेशन बहुत वेग हो चुकी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लोग लैब में बना सकते हैं, लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहलाते हैं। तो बेसिकली ये मान के चलिए कि जो जिसमें भी कार्बन रहता होगा ना, कुछ कंपाउंड्स को छोड़ के, वो सारे ऑर्गेनिक ही होते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसका कुछ खास डेफिनेशन आप लोग को नहीं याद रखने का जरूरत है। तो इसी के साथ मैटर का क्लासिफिकेशन आप लोगों का खत्म होता है, इतना ही था ना। हाँ, मैं चाहता नहीं मैं कुछ छोड़ दूं, एक सेकंड गाइस, मैं बोर्ड मिटा देता हूं। एक बार ना इसके बाद धो दूंगा मैं बोर्ड को अच्छे से। दिख रहा है ना गाइस? वेट एक सेकंड, कैमरा क्योंकि हिल गया था हल्का सा। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो अब इसके बाद हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैटर रिलेटेड तो नहीं है कुछ खास, लेकिन अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा सम बेसिक्स, ठीक है। कुछ बेसिक समझते हैं सबसे पहले। अब ये मैटर हटा दो, ठीक है। अब मैटर के जगह पे आप बेसिक्स लेते आओ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। इस क्लास में मैटर का क्लासिफिकेशन और बेसिक्स ही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ एडवांस बताऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं क्या बताने वाला हूँ, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले तो मैं कुछ बना ही देता हूं। सबसे पहले जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। 1 का मतलब होता है एक प्रोटॉन और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आप लोगों ने नील बोर के मॉडल में पढ़ा होगा, जिसमें एक न्यूक्लियस होता था और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते थे, ठीक है। तो ये होता है एक हाइड्रोजन का एटम। मस्त जी, एकदम मस्त है इसकी लाइफ। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, और बस, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन। अब अगर हम लोग दूसरा एलिमेंट लें जो कि होता है हीलियम, मैं सबके नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिंबल लिख देता हूं, हीलियम। उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब क्या होगा, 2 प्रोटॉन
ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। एक से मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप लोगों को, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को कुछ मिसिंग लग रहा होगा, बाकी सब लोगों को कैजुअल लग रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन एक साथ एक न्यूक्लियस में है। आखिर 2 प्रोटॉन एक साथ क्यों स्टिक करके रहेगा, कोई कारण तो होना चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों प्रोटॉन को एक साथ बाउंड करके रखते हैं न्यूक्लियस में। तो ये हो जाता है एक न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम के एटम में, ठीक है। अब क्योंकि 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा क्लोजर पुल करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो हीलियम का एटम थोड़ा ज्यादा छोटा होगा हाइड्रोजन के एटम से, ठीक है। तो हीलियम का एटम थोड़ा छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है थोड़ा सा। अब क्या होता है, अब अगर हम लोग तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़े, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितने बच्चे वाली चीज समझा रहा हूं, तो अब देखो, जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है उनके लिए तो यही सही है भाई मेरे हिसाब से। अब जिनको थोड़ा एडवांस पढ़ना है वो वेट कर लो। अब जिनको, अब ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैं जो इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आता है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि वेट कर लो यार। अगर हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए जो कि तुम लोगों को नहीं पता है तो अच्छी बात है, तुम लोग वो जान लोगे। अगर नहीं वेट करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि छोड़ दो ये वाली वीडियो, अगर तुम लोग को एडवांस आता है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो चीजें नहीं आती होगी शायद तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो, ठीक है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो यानी कि 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड गाइस, 2 और 3, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो गलत है, तुम्हें खुद नहीं आता है। एक्चुअली गाइस मुझे आता है, मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं होता है। अब हम, अगर ऐसा होता तो जिंदगी कितनी सिंपल होती, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते पहले शेल में ऐड होते जाता, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो लिथियम का होता है वो कुछ ऐसा होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है उसके नेक्स्ट शेल में, ठीक है। इसको शेल्स बोलते हैं, 9th में आप लोग पढ़ के आए हो, मैं फिर से नहीं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। इसको ऑर्बिटर, इसको ऑर्बिट्स नहीं तो शेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हम नेचर के हिसाब से जो पहला शेल होता है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट होता है, ये न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है बेसिकली, ये न्यूक्लियस है। एक सेकेंड इसका घेरा बना देता हूं मैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। न्यूक्लियस के जो सबसे क्लोजेस्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। ये वाले शेल का नाम होता है के शेल, क्या लिख रहा हूं मैं, ये वाले शेल का नाम होता है के शेल, ये वाले शेल का नाम होता है एल शेल, के एल एम एन, हाँ, के एल शेल, ठीक है। एल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 हो सकते हैं, तो के एल एम एन, ठीक है। इसमें 2 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 हो सकता है, 2 8 18 32, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब अगर इसको आप नंबरिंग दे दो तो ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, अंदर से बाहर जाती है, और ठीक है, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो 2n² का, ठीक है, 2n², n की जगह 1 रखो तो यहां पे आ जाएगा 2 1² विच इज इक्वल टू 2, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वही n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे n शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे आप लोगों को। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने रह सकते हैं, ठीक है। अभी बस इतने पे स्टिक रहो। अगर आप, मैं जान रहा हूं कि आप लोग और चीजें, जो लोग बहुत एडवांस पढ़े होंगे वो लोग बोल रहे होंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है, और भी जो भी मतलब ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ के आए होंगे, एसपीडीएफ पढ़ के आए होंगे, वो लोग ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। तो देखो बाबू, तुम लोग एडवांस पढ़ के आए हो, मत पढ़ो, ये मैं सिंपल से बात बोलूंगा। ये वैसे बच्चों के लिए जिनको बेसिक्स भी पढ़ना है और थोड़ा सा एडवांस भी जानना है, ठीक है। एसपीडीएफ नहीं है क्लास 9 10th में, ठीक है। मैं चाहूँ तो पढ़ा दूंगा, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मेरे को आता है वो सारी चीजें भी,
लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, इंटरेस्ट है, मजा आता है तो पढ़ लो, ठीक है। बाकी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग को सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो एसपीडीएफ पढ़ो, ठीक है। हालांकि मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि पढ़ो यार, वो भी पढ़ो, उससे सच्चाई पता चलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एसपीडीएफ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बन जाते हैं। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ दो, मत समझो अभी, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ से बनते हैं, ठीक है। केएलएमएन से बहुत कम के ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को केएलएमएन ही 10th तक में पढ़ना है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे, वही बेसिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनका केएलएमएन से बढ़ने ये बनता है, ठीक है। वैसे ही बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और वैसे चीजों के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग जिनका एसपीडीएफ से मतलब कुछ और हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे, हम लोग, वेट एक सेकेंड। एटॉमिक नंबर तो सब लोग समझ गए, जितने प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जिस एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और वही उसके इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते आते रहता है, तो इसलिए हम लोग प्रोटॉन का डेफिनेशन दे देते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, ठीक है। पहले नाम नहीं बताना चाहिए यार, गलत बात है। होता क्या है, जैसे मान लो ये एक एटम है, मैंने पूरा ही मिटा दिया, ठीक है। अब से मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियस को सिर्फ एक प्लस और एक गोले से दिखाऊंगा, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस ही है मान लो। अब होता क्या है, एक बढ़िया सा एटम बनाता है, ठीक है। मेहनत तो है, और एक और बढ़िया सा एटम, एक और शेल, ये बन गया 3 शेल, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब नेक्स्ट वाला एल शेल है, तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि जैसे मान लेते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, वेट एक सेकंड सोचने दो मेरे को, क्या एटॉमिक नंबर रखूं मैं, 2 8 10 8 18 19, ठीक है। अब मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। तो अब अगर 19 बनाने जाओगे, नहीं 19 क्यों रख रहे हैं हम लोग, वेट एक सेकेंड, 2 8 10 9, हाँ अगर 19 है तो अब उसका एटम कैसे बनाओगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब यहां पे उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितना हो गया उसका, एक तो हो जाएगा 2 8 और 9, ऐसे बनाओगे ना तुम लोग 19 का। अगर 19 नंबर पे एलिमेंट है तो उसका ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, 2 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं सबका ड्राइंग नहीं बनाते रहूंगा, आप याद रख लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं उसकी, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक, 9th में पढ़े थे तुम लोग, याद करो, ठीक है। अब तुम लोग ऐसे लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। होता क्या है, एक रूल होता है, नेचर का एक रूल है, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलना मेरे को पसंद नहीं है कि ये रूल है इसको रट लो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर चीज, सारे चीजों का रीजन बताऊं, लेकिन मैं अगर रीजन बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आधे बच्चों को आधी चीजें समझ में नहीं आएगी, तो मैं सीधा यही बोलूंगा, हायर क्लास में जाओगे खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी जिनको एसपीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है उनको ये भी पता हो कि ऑर्बिटल्स होता है, सिमेट्री से स्टेबिलिटी आता है वगैरह वगैरह, तो उनको पता हो कि ऑक्टेट रूल कैसे सही है और कहाँ कहाँ सही है और कहाँ कहाँ नहीं सही है। हाँ, ऑक्टेट रूल कहीं कहीं नहीं भी होता है सही, ये बात भी याद रखो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हम लोग 19 नंबर का एलिमेंट लिख रहे हैं, 2 8 8 1, ये है इसका सही कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, एक रूल होता है नेचर का, ठीक है, ऑक्टेट रूल कहते हैं उसको। उस रूल के हिसाब से लास्ट शेल जो होता है ना किसी भी एटम का, एकदम आउटर मोस्ट शेल, ये सबसे बाहर वाला शेल है, ठीक है। इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। भले इसका मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो इसके जगह पे रहता है यहाँ पे, वेट एक सेकंड, 2 8 10 18 28 29, अगर मान लो यहाँ पे 29 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ जाता और ये 1 हो जाता, ठीक है। तब यहाँ पे
18 आ सकता था, ठीक है, यहां पे 18 आ जाता तो कितना हो जाता, वेट 28, हाँ हाँ हाँ, और यहां पे 1 आ जाता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है, समझे, होता क्या है, लास्ट शेल ऑफ एनी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाला 29 वाला एग्जांपल आप लोग भूल जाओ, ठीक है, 29 वाला एग्जांपल मैंने कुछ गलत दे दिया, मेरे को देखना पड़ेगा, वो कुछ गलत हो रहा था, वो भूल जाओ, ठीक है। अभी ये 19 वाला ही समझो आप लोग, 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे 9 नहीं हो सकता क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम लोग 8 कर देंगे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया बेचारा बच्चा, वो कहाँ जाएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट शेल में डाल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम 8 हो सकता है, मिनिमम तो उससे कम भी चलेगा ना, मिनिमम तो उससे कम भी चलेगा आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये ऑक्टेट रूल करता है। अब इसी का एक्सेप्शन होता है एक, मतलब 2-3 एक्सेप्शंस होते हैं इसके, जो छोटे वाले होते हैं एटम्स, जैसे कि अब कुछ छोटे वाले एटम्स होते हैं, जैसे कि लिथियम अगर ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1। अब लिथियम के पास ऑक्टेट के लिए तो कुछ मतलब बचा ही नहीं यार, वो अब यहाँ पे कितने सारे 7 इलेक्ट्रॉन लेगा यार वो बेचारा ऑक्टेट बनाने के लिए, तो उसको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो ऑक्टेट ऐसे नहीं बनाएगा, वो कुछ और करता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, लिथियम जो क्या करता है, वो डुप्लेट बनाता है, ठीक है। अब समझो होता क्या है, जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये बात याद रखना, तो उसको स्टेबल मानेंगे हम लोग, ठीक है। जब किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो एटम स्टेबल मान लेते हैं हम लोग। अब इसके एक्सेप्शन में कुछ एटम्स आते हैं, जैसे कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब में जब उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसका आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल ही होगा एक तरह से, क्योंकि पहला शेल ही ना उसका सारा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेगा, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन तो पहले ही शेल में चला जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो पहले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है, वो तो KLMN वाला रूल को तोड़ रहा है, तो इनको हम लोग एक्सेप्शंस में रखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम और भी 1-2 एलिमेंट्स होते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उन सब का डुप्लेट होता है, ठीक है। तो जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम उसको स्टेबल बोल देंगे, ठीक है। अब देखो तुम लोग को मैं वापस लेके आता हूं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो कुछ भी था डॉट 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 डॉट, मैं बता दूंगा यार, समझो यार तुमको। अब मेटल्स क्या होते हैं, वैसे एलिमेंट, ठीक है, गौर से सुनना, वैसे एलिमेंट जो कि ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, ऑक्टेट और डुप्लेट समझ में आया ना, ऑक्टेट जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, डुप्लेट जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे एलिमेंट जो कि ऑक्टेट या डुप्लेट बनाने के लिए, या फिर हम लोग सीधा बोलेंगे स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट या फिर डुप्लेट से स्टेबल हो तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा स्टेबल होने के लिए, वैसे एलिमेंट जो कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। अब वैसा एलिमेंट जो कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको हम लोग मेटल्स बोलेंगे, समझ गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या क्या चार्ज होता है ये मेरे हिसाब से तुम लोग को पता हो, और नहीं पता तो जाओ यार क्लास 9 फिर से पढ़ के आओ, तुम लोग को ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए अभी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मेटल्स है ना। अब सबसे पहला अगर हम लोग सबसे छोटा वाला मेटल लेते हैं, सबसे छोटू वाला मेटल, ठीक है, यहां पे हो जाता है सबसे छोटू वाला मेटल, सबसे छोटू वाला मेटल। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं एक ही प्रोटॉन क्यों बना रहा हूं सब में, मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला था कि मैं सबके सारे प्रोटॉन नहीं दिखाता रहूंगा, बहुत प्रोटॉन होते हैं, मैं न्यूक्लियस को प्लस से दिखा दूंगा, ठीक है। मैं ठीक से ड्राइंग नहीं बन रही यार। अब ये सबसे छोटू वाला मेटल, इसको हम लोग नाम देते हैं लिथियम, ठीक है। अब होता क्या है, एक सेकेंड, अब होता क्या है, लिथियम जो होता है ना, उसको ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, उसको स्टेबिलिटी चाहिए यार, उसको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए उसको डुप्लेट चाहिए, ठीक है।
वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा उसके पास से, भागो इलेक्ट्रॉन भाग जाओ यहां से, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा यहां पर से, ठीक है, बिल्कुल इजीली। अब उसी की जगह पे हम लोग कुछ और लेते हैं, जैसे कि यहां पे हम लोग ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हम सबका ड्राइंग नहीं बना रहे अब, 2 8 6 ये होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या क्या लिख रहा हूं, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता यार, मैं सबका ड्राइंग नहीं बनाते रहूंगा यार, बहुत मेहनत लगती है यार ड्राइंग बनाने में मुझे भी। अब होता क्या है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबिलिटी के लिए, तो 6 से 8 पे कैसे जाएगा, +2 से, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहीं से भी ले लेगा, उसकी मर्जी है, वो कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। जैसे लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो किसी को भी दे, वो बस दे देगा, छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन। वैसे ये भी हवा में उड़ता हुआ कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मेटल्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेता, ये सॉरी, जो कि इलेक्ट्रॉन देता है स्टेबिलिटी के लिए। नॉन मेटल्स वैसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी के लिए। मेटलॉइड्स जो होता है वो डुअल पर्सनैलिटी यूजुअली शो करता है, उसमें वो क्या करता है, कभी इलेक्ट्रॉन दे देगा कभी ले लेगा, ऐसा कुछ खास उसका चलता नहीं है, उसका मतलब ऐसा कुछ खास मजेदार नहीं है मेटलॉइड में। नोबल गैस वैसा एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो कि ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा। अब खुद सोचो, अब ऐसे अगर हम लोग बहुत सारा 1 2 3 4 करके एटॉमिक नंबर होता जाता है, अब मान लो एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं हम लोग 18, ठीक है, वेट सोचने दो, 18, हाँ 18 एक ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 2 8 8, ठीक है। अब इसके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा बेचारा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो भी अनस्टेबल, ये ले लेगा तो भी अनस्टेबल, ये ऐवे ही खुश है, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये ऐवे ही खुश है, इसको कुछ नहीं करना, ये जिंदगी में मस्त है। अब उसी में एक और ले लेते हैं 2 नंबर का, हीलियम बोलते हैं इसको, इसका 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 2 आ गया। अब उसको क्या ही चाहिए, डुप्लेट तो पूरा हो ही रहा है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, अब वो क्यों इतना सारा इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आप को पूरा करने के लिए, 2 तो डुप्लेट रूल से पूरा स्टेबल हो ही रहा है ना, तो क्यों लेगा वो इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज एक रिवीजन बता देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया तुम लोगों को, ये सारी चीजें याद रखना, कल के क्लास में बहुत फायदा देगा। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर किस चीज से बना है ये पढ़ा, ठीक है, मैटर एटम से बना होता है। फिर हम लोगों ने उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फेर्मियोनिक कंडेंसेट और प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने प्योर और इम्प्योर मैटर देखा, जिसमें इम्प्योर मैटर को मिक्सचर भी कहते हैं। इम्प्योर मैटर का टाइप्स होता है होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस में अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस आते हैं और हेटेरोजीनस में सस्पेंशंस एंड कॉलोइड्स आता है। प्योर सब्सटेंस का हम लोगों ने 2 टाइप्स देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैस आता है, ये चारों चीज मैंने समझा दिया। जिन लोगों को मेटलॉइड्स नहीं समझ में आया वो देखो, मेटलॉइड्स डुअल पर्सनैलिटी दिखाते हैं, वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कभी कभी दे देंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को मेटलॉइड्स, हालांकि कुछ खास पढ़ना नहीं है आप लोगों को 10th में, तो जब पढ़ना होगा तब देख लेना अपना, ठीक है। नोबल गैस वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुछ भी नहीं करते, वो बस घूमते रहते हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है, ठीक है। अब कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखें तो कंपाउंड्स के भी अलग अलग टाइप्स पढ़े, एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन लेता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब कुछ 1 2 चीजें और मैं जो कि बताना भूल गया, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, छोड़ा तो ये मैं कल बताऊंगा, ये चीज मैं कल बताऊंगा, सोचने दो मेरे को, ये कल बताऊं कि आज बता दूं, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल मतलब कल मत समझो, नेक्स्ट क्लास समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, चलो मैं रिवील कर ही देता हूं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो अगर मेरे इस वीडियो पे 5 लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो आएगा ही नहीं,
ठीक है, 5 लाइक और नेक्स्ट वीडियो आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में मैं बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप लोग सोच नहीं सकोगे। आईसीएससी 10th क्लास में है, ठीक है, 10th क्लास के आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, सीबीएसई वालों को भी, क्योंकि मैं इतनी बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो। इतनी एडवांस चीज इतनी आसानी से समझा दूंगा कि आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें ये चीज बताऊंगा। एक और चीज समझो, ये होता क्या है कि लोग सीधा बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब उसको कैसे पता, लिथियम थोड़े कोई इंसान है कि उसको पता है कि इलेक्ट्रॉन देना है स्टेबिलिटी के लिए, या फिर ऑक्सीजन को पता है कि उसको इलेक्ट्रॉन लेना है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये उसको कैसे पता, वो थोड़ा इंसान है, वो तो एलिमेंट है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। होता कि आप ऐसे में तो इमेजिन करो कि कोई एक एटम है, ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारा एटम्स है, ठीक है, बहुत 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 सारा एटम्स है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से टकरा रहा है। क्यों टकरा रहा है, ठीक है, या फिर वाइब्रेट कर रहा है, या तो टकरा रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा तो टेम्परेचर होगा, अरे कुछ तो टेम्परेचर होगा, माइनस में ही होगा, लेकिन कुछ तो टेम्परेचर पे लिखोगे। टेम्परेचर क्या होता है, मैटर में जो एटम्स होता है ना, वो जब हिलता है ना, तो उससे ही टेम्परेचर, मतलब उससे ही हीट प्रोड्यूस होता है। जब एटम हिलेगा, एक दूसरे से टकराएगा, तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट होगा। क्लास 8 में पढ़े थे, समझ गए हीट कहां से आ रहा है। अब ये जो एक दूसरे पे ये जो एटम्स हिल रहा है, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ये तुम लोगों ने 9th में वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा कि जब वेलोसिटी से एनर्जी आता है, फिर हिलने मोशन से एनर्जी मिले, तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोल देता है। होता है क्या है, जब एटम बहुत सारा ऐसे ही गोल गोल हिल रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, अब टेंडेंसी क्या है, मतलब चांस क्या है कि ये एक लिथियम का एटम है, वो किसी से टकराए और उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के भाग जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होता है बेसिकली कि क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, कि क्या चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा किसी दूसरे से टकराने के बाद। क्या चांस है कि वो किसी दूसरे से टकराने के बाद या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली प्रोटॉन है, तो कुछ तो अट्रैक्ट करेगा ना वो, हल्का फल्का, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी चीज को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लो, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी एनर्जी सप्लाई करने पे, कितना काइनेटिक एनर्जी दे, ने कितना हीट दे कि वो इतना जोर से कोलाइड करे कि उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए उसको। उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, कि एक एलिमेंट में कितनी एनर्जी दे कि वो जोर से भागे और उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला जाए जब वो टकराए किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वैसी एनर्जी जो कि हम लोग एलिमेंट को देते हैं जिससे उसका एटम भागने लगता है, क्योंकि हाई हीट से हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं एलिमेंट के एटम्स में, क्योंकि गर्म करेंगे तो पार्टिकल इधर उधर उतल पुतल होगा ना, ठीक है। ये तो पढ़ा था ना क्लास 9 में कि हीट करने से शुगर जल्दी डिसॉल्व होता है, क्योंकि पार्टिकल स्पीड में घूमने लग जाते हैं। तो जब वो पार्टिकल स्पीड में घूमेगा तो दूसरे से कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। अब कितना एनर्जी दे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए कोलाइड करने पे, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब कोई एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले अपने तरफ कि आओ इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाओ, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। हम चार्ज्ड एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, आयॉन्स नहीं बोल रहे हैं, न्यूट्रल एलिमेंट का अभी तक बात चल रहा है, ठीक है। जो लोग को लग रहा है आयॉन्स वाले में तो नहीं बोलते हैं, तो मैं आयॉन्स बोल भी नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं न्यूट्रल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इसी के साथ गाइस आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो बता दो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लो। कोई एलिमेंट, कोई न्यूट्रल एलिमेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, समझे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा। तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप लोग को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 3 कमेंट्स आने चाहिए कि नोट्स चाहिए भाई हैंड रिटन, और अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो 5 लाइक आना चाहिए इस वीडियो पे। थैंक यू। एक सेकेंड, थैंक यू की स्पेलिंग मैं भूल गया। और बाय बाय। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय।